बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी पिंकी जिसने पूरे मुल्क में एक खलबली मचा दी थी, उसके मामले में आज जो खबर आई है, हमारे सिस्टम में ऐसा ही होता है, वो हो गया है। ये तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और एक साबिक एमपीए साहब निकाह कर गए थे, उसके बाद क्या निकला है ये कुछ ज्यादा अजीबोगरीब है। ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही यहां इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन पे जब आप टैप करेंगे तो ऑल पे टैप कीजिए। इससे आप रीच बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। ये मदद हमें जरूर 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 चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अब सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये डस्का की वीडियो है। डस्का में सैयदा नौशीन इफ्तिकार साहिबा जो वहां से एमएनए हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि डस्का से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 100 बंदे निकाल दें तो मैं सियासत छोड़ दूंगी। तो नौशीन इफ्तिकार साहिबा को सियासत तो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाजत मांगी है। जलसे की इजाजत मांगने जब वो पहुंचे तो एसी साहब, दफ्तर, अमला वगैरह सब गायब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने वहां जो दरखास्त दी है, उस दरखास्त पे 100 बंदा निकालने की बात हो रही थी सड़क पे, वहां 105 बंदों का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है कि ये 105 बंदे दरखास्त लेकर आए हैं। और उसके बाद आप जलसा करने दीजिए और देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा का चैलेंज ना सिर्फ ये कि एक्सेप्ट किया, बल्कि मौका आने से पहले ही पूरा करके दिखा दिया है। दूसरा, मैं आपसे अर्ज करूं, पिंकी के मामले पर थोड़ा आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन एक अदद एमपीए हैं सिंध असेंबली के, साबिक एमपीए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एमपीए साहब ने एक अदद कर लिया निकाह। अच्छी बात है, निकाह करना ही बेहतर है। लेकिन एमपीए साहब के साथ हुआ क्या, देखिए। गुलाम रसूल उन्नड़ इनका नाम है, और गुलाम रसूल उन्नड़ साहब जो हैं, इन्होंने एक खातून से चैट शुरू की। खातून ने मैसेज किया, इन्होंने इब्तिदा की, चैट शुरू हुई और खातून ने अपनी तस्वीर भेजना शुरू की। इनको खातून बहुत अच्छी लगी और ये खातून पे गालिबन फिदा हो गए होंगे, इसीलिए इन्होंने निकाह किया और खातून से बात भी हो गई इनकी। उसके बाद जब निकाह हुआ तो खातून वही रिवायती लिबास में थी, घूंघट में थी, निकाह हो गया। जब उसके बाद घूंघट उठाया तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ खातून निकली। अब ये परेशान हुए, एआई वाली तस्वीर की वजह से ये निकाह कर चुके थे। और फिर उन खातून ने इनके साथ ये किया कि जब इन्होंने उनको तलाक दे दी इस झूठ की बुनियाद पर, तो इनको धमकियां दी, लूटने की कोशिश की। ये आमिर नवाज वड़ाइच साहब जो सिंध में वकला की सियासत का सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में, तो ये उनके जरिए अदालत पहुंच गए कि अब मेरी इनसे जान छुड़ाई जाए। मामला यहां तक पहुंच गया है। तो इसलिए एआई जो है वो जहां बहुत से लोगों की बहुत मदद कर रहा है, वहां बहुत से लोगों की जिंदगी की ऐसी की तैसी कर रहा है। और ये गुलाम रसूल उन्नड़ साहब के साथ हुआ। और किसी को निकाह के मामले में धोखा देना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन उन्नड़ साहब के साथ धोखा हो गया है। अब सुहेल आफरीदी साहब का मामला। सुहेल आफरीदी साहब आज रास्ता बदलकर भी अडयाला पहुंच गए। पहले 26 नंबर पर रोक लिए गए थे, लेकिन जब अडयाला पहुंचे तो पुलिस ने वही किया। वहां पर 2 अदद ट्रक खड़े किए, रुकावटों की दीवार लगाई, और रुकावटों की दीवार लगाकर पुलिस ने सुहेल आफरीदी को रोक दिया। फैक्ट्री नाके पर रोक दिया गया। और वही एसएचओ एजाज साहब जो इमरान खान की बहनों को रोकने के लिए पुलिस की क़यादत करते हैं, वो खड़े हुए थे। और इंतजामिया ने बड़े इंतजामात करने के बाद सीएम साहब को रोक दिया। वो खड़े रहे, कुछ देर वहां पर इंतजार किया, पुलिस से बहस हुई। अदालती अहकामात हैं, मैं सीएम हूं, आप ये मेरे साथ नहीं कर सकते, मुझे अपने लीडर से मिलना है। और ये तमाम बहस भी ला हासिल रही। और फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब से सहाफियों ने सवालात किए। उन्होंने कहा, आपने बताया हुआ था कि हर चौक को आप डी चौक बना देंगे, आज वो दिन आ गया है, रात 10 बजे हर चौक डी चौक आपने ऐलान कर रखा था, तो क्या अब वो करेंगे? तो सुहेल आफरीदी ने कहा, बिल्कुल करेंगे, हम यहां से जा रहे हैं, यहां से चले जाएंगे। इन्होंने मुलाकात नहीं करवाई और अब हर चौक हम डी चौक बनाएंगे, सुहेल आफरीदी ने यह बताया। और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रात 10 बजे, 10:30 बजे, मुमकिन तौर पर 11 बजे
ہر جگہ احتجاجی مظاہرے کرے گی، اور یہ وہ جو 27 ستمبر کی کال ہے اسی کا حصہ ہے کہ سہیل آفریدی پہلے سپریم کورٹ کے باہر پہنچے تھے، اب یہاں پہنچے ہیں، اور یہاں پہنچ کر سہیل آفریدی نے بتایا کہ آج ہر چوک ڈی چوک بنا دیں گے۔ میری مسلم لیگ نون کے ایک صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف والے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ملک بھر میں لوگ نکلیں گے، نوجوان نکلتے ہیں، فیملیز نکلتی ہیں جشن آزادی کو منانے کے لیے۔ 14 اگست کے موقع پر لوگ بائکس پر، گاڑیوں پر، ریلیوں کی شکل میں نکلتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والے اسی کے درمیان نکلیں گے، اپنے پرچم لہرائیں گے اور کہیں گے یہ سارا کراؤڈ ہمارا ہے، اور ہر چوک ڈی چوک ایسے بنائیں گے کیونکہ یہ لوگ نہیں نکال سکتے۔ تو دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر کال نہ بھی ہو تو جب 14 اگست پہ نکلتے ہیں، پرچم لے کر نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور اپنی ریلی لے کر آتے ہیں، تو پولیس ان کی تواضع کرتی ہے، ڈنڈے اٹھاتی ہے، گرفتاریاں کرتی ہے، اور ان کے لیے پولیس والے تیار ہوتے ہیں۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف والوں کی کال ذرا بڑی ہے، تو اس موقع پر پولیس کیا تیاری کرتی ہے؟ وہی اڈیالہ جیسے مناظر ہوتے ہیں، رستہ روکا جائے، خاطر تواضع کی جائے، یا اور زیادہ انتظامات کیے جائیں، یہ ہمیں نظر آ جائے گا۔ تو لوگ تو ہوں گے، حکومت کہے گی پاکستان تحریک انصاف والے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ملک بھر میں نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سمارٹ تو پلے کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو نکلنا ہی ہے۔ اب کتنی بڑی تعداد میں ان کے لوگ ہیں، ان کے ایم پی ایز ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں، لوگوں کو نکالتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں۔ پاکستان کا پرچم بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا پرچم بھی ہے، اور عمران خان کی تصویر بھی ہے، اور لوگ نکل آئے ہیں۔ تو آج یہ منظر بتا دے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے اس سے پہلے بھی دکھا چکے ہیں، لیکن حکومت اور حکام مانتے نہیں ہیں کہ یہ جینوئنلی پاکستان تحریک انصاف کا اپنا کراؤڈ ہے۔ اس کے بعد ججز کی تنخواہوں کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے۔ دیکھیے ججز کے کیس میں کیا ہوا ہے۔ زرداری صاحب نے سمریز روکی تھی، تو تب ہمیں یہ پتا چلا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ججز کی تنخواہوں میں اضافے کی، سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری بھی روک کر بیٹھ گئے تھے۔ اب اس کی پوری خبر آ گئی ہے۔ زرداری صاحب نے جو دستخط بٹھائے، کگی مار دی، اس کے بعد مراعات میں تنخواہوں میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تنخواہیں بڑھائی گئی تھی، سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ بھی بڑھا دی گئی ہے۔ تو سپریم کورٹ کی ججز کی نئی تنخواہوں اور الاؤنسز کا اطلاق 10 دسمبر 2025 سے ہوگا۔ تو 10 دسمبر 2025 سے کرتے ہوئے کیا گیا ہے کہ اس سال کے یہ تمام کے تمام 7 مہینے، دسمبر کا مہینہ اور یہ سب ملا کے 8 مہینے کے پیسے ملیں گے رکے ہوئے۔ اور ویسے رکے ہوئے تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ سمری بعد میں گئی ہے، لیکن بہرحال جب سے ان کا اضافہ ہوتا تب سے۔ تو منظوری کے بعد یہ حکم نامہ ہے، سپریم کورٹ ججز کی تنخواہ حکم نامہ 2026۔ چیف جسٹس پاکستان کی ماہانہ بنیادی تنخواہ ہے 15,50,000۔ یہ چیف جسٹس کی تنخواہ ہے۔ اس کیس میں یحییٰ آفریدی صاحب ہیں جو بھی چیف جسٹس ہوگا، اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز کی تنخواہ ہے 15 لاکھ روپے۔ سپریم کورٹ ججز کی بنیادی تنخواہ ہے 11 لاکھ، جو اب بڑھا کر دی گئی ہے 15 لاکھ، اور 4 لاکھ روپے اضافہ ہوا ہے۔ جوڈیشل الاؤنس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلے جوڈیشل الاؤنس تھا 11,61,163 روپے، اب یہ کر دیا گیا ہے 15 لاکھ۔ تو جوڈیشل الاؤنس میں بھی تقریباً کوئی 3.5 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے، اور اب جو جج کی تنخواہ ہے وہ ہو گئی ہے 30 لاکھ روپے، صرف اور صرف 30 لاکھ روپے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تنخواہ اور زیادہ ہو گئی ہے۔ جو پینشن کا معاملہ ہے، 70 سال کی حد بڑھا کر 75 سال کر دی ہے، 85 سال کی حد بڑھا کر 90 سال کر دی ہے۔ 1,50,000 روپے میڈیکل الاؤنس بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہ بھی بڑھا دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے، اور ماہانہ بنیادی تنخواہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی 12,54,000، ہائی کورٹ کے جج کی ماہانہ تنخواہ 12 لاکھ کر دی گئی ہے، 12,05,000، اور ان میں بھی اضافہ ہو گیا، ان کے جوڈیشل الاؤنس میں بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ زرداری صاحب نے جو سمریز سائن کی ہیں، آپ ایک ایک کر کے سمریز بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو دفتر خلافت سنبھالنے والوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، انہوں نے اپنی تنخواہ رکھی بہت تھوڑی، تو ان کے دفتر کے لوگوں نے کہا کہ اس میں گزارا نہیں ہوگا، آپ اپنی تنخواہ اتنی کر لیجئے۔ جو بھی اس کی اماؤنٹ تھی
उस वक्त उन्होंने कहा ये कर लीजिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी तनख्वाह इतनी हो तो फिर इस रियासत में एक मजदूर की सबसे कम तनख्वाह लेने वाले की तनख्वाह भी इतनी कर दीजिए। जब सबको इतनी तनख्वाह मिलेगी तो ये बराबरी होगी और फिर मुझे ये कबूल है, वरना मुझे ये कबूल नहीं है। चलिए मान लीजिए कि एक चीज होती है मुसावात, किसी ने बहुत तालीम हासिल की है, किसी की जॉब बहुत मुश्किल है, तो आप बराबरी के नहीं मुसावात के कायल होंगे कि किसी शख्स को उसकी इंपॉर्टेंस की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर, तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ ज्यादा दिया जा सकता है। लेकिन इस मुल्क में आर्मी चीफ की तनख्वाह या चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह वो अगर 5-7 लाख रुपए के आसपास है और जज की तनख्वाह 30 लाख रुपए से ऊपर है तो ज्यादती है। और ज्यादती कौन कर रहा है? ये अदालत कर रही है, ये जज साहिबान कर रहे हैं। अगर इस मुल्क में किसी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 2.5-3 लाख रुपए है और जज की तनख्वाह 30 लाख प्लस है तो ज्यादती है। फिर उसके बाद इनके लिए दीगर जो सहूलतें हैं वो सहूलतें भी बेतहाशा हैं। वो तमाम चीजें मिलाकर जज के मामले को यहां पहुंचा देती हैं, तो फिर बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं, वो कॉकरोचेस हैं। और ये अदालत अगर इस मामले को वहां लेकर नहीं जाती, या तो अपनी तनख्वाहें सबके बराबर करें या सबकी तनख्वाहें अपने बराबर करें। अगर नहीं करते तो जज साहिबान और अदालत नाइंसाफी कर रही है, और अदालत नाइंसाफी करे इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। लेकिन हमारे यहां वो जो किसी बहुत बड़े अदाकार ने फरमाया था, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो हमारे यहां इत्मीनान के साथ होती हैं, किसी को कख फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क में ये सब कुछ बड़े आराम के साथ किया जाता है। अब इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं पिंकी का मामला, ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी का मामला। यह हमारे सामने आया था जब हमने देखा था वो अदालत में ऐसे जा रही थी जैसे अपने बाप के घर में चल रही हो, और पुलिस वालों की जो उसको शह थी उस शह की बुनियाद पर ऐसे चल रही थी। और उसकी ऑडियोज वायरल हुई थी जिसपे वो बता रही थी कि तुम्हें क्या पता, पिंकी को पकड़ना नामुमकिन है। इस तरह की बातें उसने की थी। और जो उसका हमने कर्रोफर देखा था, उस कर्रोफर के साथ पिंकी हमें नजर आई। उस पे 302 का मुकदमा भी, उस पे मुनशियात के मुकदमे भी, और उस पे गैंग्स चलाने के मामलात भी, और फिर सिर्फ मुनशियात नहीं, कॉम्बिनेशन मुनशियात, आइस, कोकेन, उसमें अफीम, सब मिलाकर एक नई ड्रग अपनी तैयार करना जिसकी खास डिबिया थी। पिंकी ये सब कर रही थी, पुलिस वाले उसके साथ मिले हुए थे, और अब वो पिंकी एक केस में बाइज्जत बरी हो गई है। कैसा मजा आ रहा है इस मुल्क के लोगों को जो अदालतों में जलील होते हैं, धक्के खाते हैं, और उन्हें मिलती है तारीख। पिंकी को मिल रहा है इंसाफ। कौन सी पिंकी? जो बता रही थी मुझे सिस्टम ने कहा था बनी गाला के शख्स का नाम लेना। जो अगली पेशी पर अदालत आई तो बता रही थी कि हमारी सियासत के राजा परवेज अशरफ कहां हैं। और वो पिंकी, उसके बाद इस बात को यकीनी बनाया गया कि उसकी समात पे मीडिया नहीं होगा, उससे कोई सवाल नहीं कर सकेगा, उसको अदालत में लाना इस निजाम के लिए मुश्किल है, तो उसका केस चलेगा वीडियो लिंक पर। बिल्कुल उजैर बलोच जैसा मामला है। उजैर बलोच भी खबरें आती हैं एक के बाद एक करके कि एक के बाद एक केस से उजैर बलोच बरी होता जा रहा है। और पिंकी के मामले में भी खबर आई कि मुनशियात के एक मुकदमे में बरी हो गई है। मुल्क भर में कोई 20-22 के करीब मुकदमात की बात हो रही थी पिंकी पर। तो पिंकी के मामलात अब चलेंगे, और कैसे चलेंगे हमें अंदाजा है। जो 302 वाला मुकदमा था वो तो पहले ही ठुस नजर आ रहा था, इतने उसमें फ्लॉज थे, और अब पिंकी को यहां पहला बड़ा रिलीफ मिल गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।